This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman, your English language instructor. And today we have our second lecture with all of you. The first lecture, it was on pronunciation, which I delivered yesterday and on Tuesday, right? So अगर आपने मेरा पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो लाजमी तौर पर उसको सुन लीजिए, आपके पास टाइम है। लेकिन मेरे पहले लेक्चर से मेरे दूसरे लेक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक असाइनमेंट आपको हम दे रहे हैं जो आपको आज रात सोने से पहले सॉल्व करना है, और वो असाइनमेंट है, कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली? क्या आप इन अल्फाजों को सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं? Can you pronounce these words correctly? Let me help some students to connect their audio first. iPhone is not connecting. Connect your audio from bottom left. अब आपको आवाज आ रही है? अपना प्रॉपर नेम मेंशन करें, पार्टिसिपेंट्स में जाइए। पार्टिसिपेंट्स में जाकर जो आपका नाम है आईफोन, आप अपना वो नाम मेंशन कीजिए बेटा। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक कीजिए, और पार्टिसिपेंट्स में जब आप जाएंगे तो आप देखिए आपके पास एक ऑप्शन होगा, टॉप पर आ रहा होगा आईफोन, उस पर क्लिक करेंगे तो आप रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली? इफ यू कैन, अगर तो आप इसको एज इट इज प्रोनाउंस कर देंगे तो मैं आपको बता दूं कि 98% स्टूडेंट्स गलत प्रोनाउंस करते हैं। 98% स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं। So I will advise you, don't make your own pronunciation. Don't tell me the pronunciation you already know, because the pronunciation that you know they are wrong. You mispronounce all these words almost, right? तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जाएंगे, हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? यू विल टेक हेल्प फ्रॉम Cambridge, Oxford, Advanced Learners, Cambridge Dictionary, online, Google, online, and you will listen to their pronunciation first. और जब आप उसको सुन ले तो उसके बाद अपनी एक ऑडियो रिकॉर्ड कीजिएगा, और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे 03170296 209। ठीक है? और ये मेरा पर्सनल नंबर भी है। बाकी जो मेरे और नंबर है वो सब मार्केटिंग में यूज हो रहे होते हैं, तो दे आर, आई नॉर्मली डोंट रिप्लाई on those numbers to my regular students. So whenever you have any problem, so you just share your problem on this number 0317 029 6209। ठीक है? चले, एक असाइनमेंट आज आपको ये मिल गया है जो आज ही के आज आपको सॉल्व करना है, और अब हम आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो है सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। ये नोट्स आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाएंगे, आप उसको गूगल क्लासरूम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर, व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश, व्हाई कांट वी स्पीक गुड इंग्लिश? इसका आज मैं आपको एक सॉलिड 100% करेक्ट आंसर दे रहा हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं सर व्हाई आर वी लर्निंग इंग्लिश, लोग एआई पे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और हम अभी भी बैठ के लैंग्वेज क्लास के अंदर लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम बहुत पीछे रह गए। क्यों? बिकॉज हमारा वर्ड ऑर्डर ही खराब है। हमने जिन वर्ड्स को आज तक स्टडी किया है, तो देखिए, आपने जिन वर्ड्स को स्टडी किया उन वर्ड्स को आप लोग क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कंटेंट वर्ड्स। याद करें आप लोग, वोकैबुलरी तो आप लोगों के पास बेशुमार है, आप लोग स्कूल लाइफ से डिफिकल्ट वर्ड्स याद करते हुए आ रहे हैं ना। यू हैव बीन लर्निंग डिफिकल्ट वर्ड्स सिंस योर स्कूल लाइफ, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एंड दे ऑल आर योर वोकैबुलरी। लेकिन इस वोकैबुलरी का क्या करें बेटा? अचार डालें? बताइए, इस वोकैबुलरी का हम अचार डालें? बिकॉज दिस vocabulary is
of no use when you are unable to combine these words. जब आप इन वर्ड्स को कंबाइन ही नहीं कर सकते तो फिर इन वर्ड्स का कोई फायदा नहीं. जैसे इंस्ट्रक्ट, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रख देता हूँ, जैसे वेंट, लाहौर, फ्रेंड, अटेंड, इम्पोर्टेंट, इवेंट, कैंसिल, केम बैक, ट्रेन, संडे. से क्या बकवास कर रहे हैं? एग्जैक्टली यही बातें हमारे टीचर्स बोलते थे, क्या बकवास लिखी है, क्या बकवास कर रहे हो. वजह, हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते. हमें हमारे जहन में ही नहीं आता, जबान पर तो आने की दूर की बात है. मतलब ये देखिए, मैं लाहौर गया था, वो लाहौर गया था, ही वेंट लाहौर. सिंपल. ये टू की कोई ट्रांसलेशन हमारे पास आती नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं और इसको हमें गलती का एहसास भी नहीं होता. He went Lahore with his friend on PIA. अब by PIA और on PIA में हमें डिफरेंस नहीं बता. by PIA to attend important meeting, हम important से पहले n लगाना भी मुनासिब हमें समझ ही नहीं आता कि हम लगाए ना लगाए. Attend important event but event cancelled, ना हमने n लगाया ना दा लगाया. यही वो प्रॉब्लम्स है जो सबसे ज्यादा है. अगर आप मुझे अपनी एक राइटिंग लिखकर भी दे दें, आप मुझसे कहें सर आप गलतियां निकालें, आपकी ये 4 गलतियां कंफर्म है: आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब्स. और सबसे पहले यही चीज टारगेट करनी है. मुझे याद है मैंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर डिलीवर किया था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. उन बच्चों ने एक सवाल किया था. वो लेक्चर तो मैंने उसी वक्त डिजाइन किया था. वो दे ऑल वर students of MBA. So they ask a question, so why can't we speak good English? And why, and we, most of us will join language academies after completing MBA from a well-known university of Karachi. So why are we pretty bad at English? तो मैंने उनको यही जवाब दिया था. और उनके जो प्रोफेसर थे ना, वो भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे कि सर आपकी बात बिल्कुल सही. एंड ये हकीकत है. ये हकीकत है कि हमें कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में किसी ने कभी नहीं बताया. हमें बस वर्ड्स याद कराते रहे, और जो वर्ड्स याद किए वो वर्ड्स क्या बन गई? वोकैबुलरी. लेकिन उस वोकैबुलरी को जोड़ने वाली चीज तो किसी ने दी नहीं. भाई आप घर बना रहे हैं, आपने घर पे आपने ईंटें ला के रख दी, रेता आ गया, सरिया आ गया, सीमेंट आ गया, लेकिन उस इलाके में पानी नहीं है. अब बताइए घर बनेगा? तो बेटा इट्स जस्ट लाइक यू हैव सम डेफिशिएंसीज इन योर लैंग्वेज. आपके पास कुछ बुनियादी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आपके लैंग्वेज स्किल्स बहुत पुअर है. आप चले जोड़ तो लेते हैं आप जैसे तैसे करके, जुमले जोड़ते जाते हैं, लेकिन वो दीवार गिर जाती है. समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपने दीवार खड़ी तो कर दी, बगैर सीमेंट के कभी दीवार कब तक खड़ी रहेगी बेटा, मुझे बताओ. कब तक? उसके ऊपर तो एक फ्लोर भी नहीं बन रहा है, पिलर कहाँ से डालोगे? बुनियाद ही नहीं बनेगी आपकी. तो अब दिस इज द रीजन. मैं, ये वो रीजन है जिसकी वजह से आज आप लोग एक लैंग्वेज क्लास में बैठे हैं. दैट यू हैव नो फाउंडेशन एट ऑल. इफ यू हैड गुड फाउंडेशन, बिलीव इन मी, यू वुड बी स्पीकिंग गुड इंग्लिश. मैं आपको आज एक दावे से एक बात कह देता हूँ. और अगर आप लोगों ने, कुछ बच्चे शायद एक हफ्ते से मेरे पास हैं अभी, क्योंकि मेरा ये एडमिशन प्रोसेस चल रहा है. आज मैंने क्लोज कर दिया एडमिशंस. और वो कुछ बच्चे कुछ होते हैं ना, जो इनको याद आता है कि हमें भी लेना था, तो वो बस अब रह गए होंगे. तो मैं आपको एक और भी क्लास है जिसको चलते हुए आज 1 महीना हो गया है. उन्होंने अभी फाउंडेशन लेवल खत्म करना है, अभी खत्म नहीं किया है. लेकिन आप उनके साथ फ्राइडे को आप उनको देख सकते होंगे. फ्राइडे को आपकी उनसे मुलाकात होगी. हो सकता है कुछ बच्चों की रात में 9 से 10 में कुछ ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात हो जाए जो आपको लगेगा यार ये बच्चे पुराने हैं, लेकिन उनकी उम्र क्या है? 1 महीना. और वो क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स. मैंने उनको आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस उन्होंने कर लिए हैं, उन्होंने ऑक्सिलरी वर्ब समझ लिए हैं, उनका सेंटेंस जुड़ना शुरू हो गया है. विद इन 4 वीक्स दे हैव गॉट फ्लुएंसी. और जबकि मैंने वादा किया था, मैंने 4 टॉपिक्स आपको भी याद करा चुका हूँ कि देखो ये 4 टॉपिक्स: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल. आफ्टर दैट यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश.
and you are just 4 weeks far. But I want you to be regular. मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर रहें, छुट्टी ना करें, और पूरे दिन में 9 घंटे के सेशन में से आप 2 से 3 घंटे किसी भी टाइम पर क्लास लें। मेरी क्लास की टाइमिंग्स पर बिल्कुल टाइम पर आया करें, टाइम पर जाया करें। बाकी क्लासेस में you no problem with the timings. You can join discussion, pronunciation anytime, you can leave anytime, no problem. Because grammar class is all systematic. If you join late, you may not understand the topic. तो अब एक बात समझ आ गई है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है बेटा। आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस। अपना असाइनमेंट नोट कीजिए आज का। आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे जब आपको टाइम मिलेगा, और यहाँ पर ये आर्टिकल्स का लेक्चर है, ये प्रपोजिशन का लेक्चर है। ठीक है, पहले आर्टिकल्स के लेक्चर को सुन लीजिएगा, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आर्टिकल्स का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल्स पे हाथ साफ कर लीजिएगा, क्योंकि फिर प्रपोजिशन आपको बहुत लंबा टाइम लेना पड़ेगा। 1 घंटे का लेक्चर है, और इस पीडीएफ को पढ़ने में आपको तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। इसके अंदर एक अच्छी बात ये है, देखिए मैं आपके सामने, ये आर्टिकल्स है, ये प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशंस की एक अच्छी बात ये है, ये प्रपोजिशन में आपको एक तो मैंने आखिर में बिल्कुल एक लिस्ट दी है जो आपको बहुत स्पेसिफिकली बता देगी एट कहाँ आता है, बाय कहाँ आता है, इन कहाँ आता है। ये लेक्चर में भी आपको मिलेगा, और जो मैंने रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पर ये इसकी आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जैसे हर बहुत सारी मैंने एक्सरसाइजेस कंबाइन की है। शी वॉज डैश यूनिवर्सिटी व्हेन शी हर्ड अबाउट द डेथ ऑफ हर फादर। शी वॉज इन यूनिवर्सिटी, शी वॉज एट यूनिवर्सिटी। अब इन यूनिवर्सिटी होता है या एट यूनिवर्सिटी होता है? अगर कराची यूनिवर्सिटी होता तो मैं फिर भी एट लगाता। अगर इन दा लगा दूं तो इन दा यूनिवर्सिटी। अगर सिर्फ एट लगाऊं तो यूनिवर्सिटी में कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, एट यूनिवर्सिटी। दा लगा दूंगा, शी वॉज इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी को मैंने एज अ लोकेशन स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया तो एट लगा दिया। अगर उसको मैंने एक चार दीवारी कंसीडर कर लूंगा, इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब कहता है, फिर वो कहता है वी यूजुअली गो ऑन हॉलीडेज डैश प्लेन, बट दिस ईयर वी आर गोइंग टू इटली डैश कार। अब बाय प्लेन होता है और बाय कार होता है, तो लेकिन यहाँ पर इन कार भी हो सकता है, ऑन कार भी हो सकता है, और बाय प्लेन होगा। ट्रांसपोर्ट से पहले हम बाय लगाते हैं, लेकिन गाड़ी अगर छोटी होती है तो इन कार होता है, गाड़ी थोड़ी बड़ी होती है तो ऑन कार होता है। अब आप नीचे जाएंगे, और नीचे जाकर अगर आप चेक करेंगे कि ये क्या कहता है, तो देखिए, वेट कीजिए। अब देखिए, ये कहता है बाय प्लेन, बाय कार। मैंने कहा था ना, बाय प्लेन भी होता है, बाय कार भी होता है, ट्रांसपोर्ट से पहले बाय लगता है। लेकिन इन कार भी होता है, ऑन कार भी हो सकता है। ठीक है, इन कार कब होता है? जब छोटी गाड़ी होती है। ऑन कार कब होता है? जब बड़ी गाड़ी होती है। लेकिन अगर आपने बाय भी लगा दिया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हम चीजें याद करते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो आप पहले आंसर लिखा करें। जब आंसर लिखे तो देखिए आप गलती पर तो नहीं है। द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग डैश एट स्पीड फॉर, तो पहले जवाब लिखा, फिर क्रॉस चेक किया। तो पहले पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ले, देखिए आपके कितने आंसर सही है। आप देखें इसमें एक्सरसाइजेस की तादाद कितनी है। कम से कम मेरे ख्याल से आपके पास 200 से ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स दिए जिसको आप फिलअप कर सकते हैं। 200 से ऊपर है। ठीक है, ईमानदारी से हैंड रेस करके बताएं, सर हम ये एक हफ्ते में रोजाना अगर एक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली भाई। देखिए आज क्या है, ऐसा नहीं मुमकिन कि आप आज की तारीख में इन 25 ब्लैंक्स को फिलअप करें अपने पास कॉपी में, और उसके बाद इसके आंसर्स को क्रॉस चेक करें। फिर कल दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। मैं कौन कह रहा आपसे रोज सारे एक ही दिन में सारे कर ले? फिर चौथा दिन, फिर उसके बाद ये आपका पांचवा, फिर छठा दिन, सातवें, आठ, नौ, 10,
खत्म। 10 दिन के अंदर क्या ये 10 एक्सरसाइजेस नहीं हो सकती? कितना कुछ सीख लेंगे सोचे आप। और प्रेपोजिशन तो आज भी आपका टीचर ये कह रहा है, मैं तो आज भी प्रेपोजिशन सीखता हूँ। प्रेपोजिशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन क्योंकि प्रेपोजिशन की मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमको प्रेपोजिशन पे बहुत मेहनत करनी है। तो इसीलिए सर ने आपको बुनियादी तौर पर, लोग कहते हैं हमें जीरो से पढ़ाइए, तो बेटा ये जीरो से पहले है। हम जीरो पढ़ाने के लिए भी हमें और पीछे जाना पड़ेगा, हम और पीछे गए। लोग कहते हैं आप जीरो से पढ़ाए, तो मैं कहता हूँ भाई पहले आप आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस पढ़ लीजिए, फिर आपको जीरो पे आप लेवल पर आ पाएंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपका इस वीक का असाइनमेंट है, आप प्रपोजिशन और आर्टिकल्स पे काम करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद आर्टिकल्स का टेस्ट देंगे और प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। आपके जहन में ये बात क्लियर हो गई कि वाई आर वी वीक इन इंग्लिश? Why can't we speak good English? Because we do not have good knowledge of structural words. Structural words क्या होते हैं? Structural words are those words which help us to connect our words. Structural words are meaningless, but they make our sentence meaningful. Structural words खुद तो meaningless होते हैं, लेकिन वो आप हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। आप इसमें से दूसरा सेंटेंस देखें जिसमें से हाईलाइट हुए हुए वर्ड्स को हटा दीजिए और फिर अंग्रेजी बोलकर दिखाइए। यही आपकी अंग्रेजी है और इसी को बेटा आपको इम्प्रूव करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस हफ्ते में आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन पर काम कर लेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना प्रोनाउंसिएशन पे काम कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है। और वैसे भी आपको एक टीचर भी मिली हुई है प्रोनाउंसिएशन की, तो आप वहां पे भी काम कर सकते हैं। अब आ जाएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है जनरली, जो हम स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें होती है भाई। ये एडवर्ब एक नई चीज आ गई है। एडवर्ब जो है वो एक नई चीज आ गई है। नुसरत, आपको गूगल क्लासरूम का कोड चाहिए होता है, वो आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है। वरना ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आपके सामने, आप ये कोड एंटर कर दीजिएगा तो आपको गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। E2IF5PNX, और ये गूगल क्लासरूम डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप ये कोड एंटर करेंगे। जीमेल से आप कनेक्ट होना चाहिए आपका गूगल क्लासरूम। उसके बाद जब आप एंटर हो तो क्लास वर्क पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा पहला लेक्चर और ये आज दूसरा लेक्चर सिंटेक्स के ऊपर। एक बात याद रखिए, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो ऑलरेडी अपलोड हुआ है। कोई मुझसे ये ना एक्सपेक्ट करे कि मैं जो लाइव सेशंस अब कंडक्ट कर रहा हूँ वो मैं अपलोड करता हूँ। मैं तो पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे ये लेक्चर 300 मरतबा रिकॉर्ड हुआ होगा और 300 मरतबा मैंने शायद अपलोड किया। यूट्यूब वाले भी माफी मांग रहे होंगे, भाई माफ कर दो, एक ही लेक्चर कितनी दफा अपलोड करोगे। तो वह अब जो सबसे बेहतरीन लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है वो मैंने यहाँ अपलोड कर दिया। ठीक है। तो इन केस वैसे तो आपका कभी लाइव सेशन मिस होगा नहीं, इन केस आपको कुछ रिवाइज करना है आप जा करके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। आ गई बात समझ? चलिए। तो ये है कि गूगल क्लासरूम में आपको चीजें सीक्वेंस में मिल जाती है। यूट्यूब के ऊपर आपको सीक्वेंस ही मिलती है और यहाँ पर आपको हर चीज के साथ टेस्ट मिल जाता है। जैसे आज सिंटेक्स है उसमें कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन कल जो आपका टॉपिक होगा उसमें आपका एक टेस्ट होगा ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है ना? चलिए। सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन में बात कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले ये एडवर्ब आ गया है। एडवर्ब से क्या मुराद है? एड वर्ब, वर्ब के अंदर एडिशन कर रहा है ये एडवर्ब। ठीक है ना?
और अगर मैं एडवर्ब के बारे में लिखूं तो एडवर्ब एक्चुअली इट्स अ टाइम एक्सप्रेशन। अब अगर मैंने इसको टाइम एक्सप्रेशन का नाम दे दिया है तो ऑब्वियसली ये तीन तरह के टाइम्स की बात करेगा। देखो, एवरी डे, यस्टरडे और टुमारो। बताओ ये तीनों क्या है? तुम लोगों के माइक्स खुले हुए हैं, माइक पे आप क्लिक करके आंसर देकर बंद कर सकते हैं। बस माइक बंद करना याद रखा करो। यस, नहीं खुलेगा माइक, बंद है। This is fixed to time duration. एवरी डे आपको कौन से वक्त की बात करता हुआ नजर आ रहा है? प्रेजेंट। यस्टरडे कौन से वक्त की बात करता हुआ नजर आ रहा है? पास्ट। और टुमारो कौन से वक्त की बात करता हुआ नजर आ रहा है? फ्यूचर। सर की Future. बात सच हो गई है कि एडवर्ब इज अ टाइम एक्सप्रेशन। तो जहन में फिर यही बात आती है कि अगर ये टाइम एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी सिचुएशन में आते होंगे। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जैसे प्रेजेंट के अंदर एवरीडे। अच्छा, अब प्रेजेंट के अंदर भी आप लोगों को पता है कि तीन चार मुख्तलिफ सिचुएशंस होती है, ऐसे ही है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया दीज डेज। अब दीज डेज भी आपको प्रेजेंट में ही नजर आएगा अगर आप थोड़ा सा जहन पर जोर डालें। तो ये भी प्रेजेंट में आता है। मैं रिसेंटली लिखूं, ये भी प्रेजेंट में आता है नहीं आता है? लेकिन ये तीनों अलग तरह के प्रेजेंट होंगे। जैसे देखो, अगर मैं यही जुमला यूं लिख दूं, सर हसीन, ब्रैकेट में लिख देते हैं टीच, ठीक है, और इसी जुमले को हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में लेकर जाते हैं। चेक कीजिएगा। अब आप रिटन इंग्लिश पे जब जाएंगे, जब आप लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे जुमले देखिएगा कैसे बदलेंगे सिर्फ एडवर्ब की मदद से। हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? एवरीडे। जवाब कौन देगा? जवाब बदल गया। अब फिर जवाब बदल गया, फिर बदल गया जवाब, फिर जवाब बदल गया। हाँ भाई, अब देखिए एडवर्ब बदलने से आपकी सिचुएशंस बदल रही है। पहला सेंटेंस क्या होगा? सर हसीब टीच एवरीडे, ये प्रेजेंट है। तो आप लोग क्या करेंगे? आंसर दीजिए। सर हसीब, Sir teaches everything. सर हसीब टीचर्स एवरीडे। दूसरा जवाब दीजिए। सर हसीब टीच दीज डे। Everything. दूसरा जवाब चाहिए। दीज डेज कौन से टेंस में आता है? कौन सी सिचुएशन में आता है? इतने सही बच्चे आए आज भाई, माशाल्लाह मेरे पास। सुभान अल्लाह। पर प्रेजेंट में। इतने सही बच्चे आज, वरना जवाब मिल जाता मुझे। आगे चलिए। अब देखिए, एडवर्ब बदलने से टेंस बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है। इस बात को समझना है जरा। मैं आपको एडवर्ब, सिर्फ अभी एडवर्ब के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि एडवर्ब को बदलने से आपकी सिचुएशन बदल रही है। और एडवर्ब को बदलने से देखिए आपके वर्ब के भी ऊपर असर पड़ रहा है। आप बात समझ आ रही है कि मैं आंसर्स लिखता हुआ जा रहा हूँ? आखिरी आखिरी जवाब तो कोई बता दे मुझे। कोई आखिरी जवाब भी बता दो। बता। सर हसीब, Sir Hasib will Will teach tomorrow. बहुत शुक्रिया। इससे जो ना क्लास की जहानत का लेवल हमें पता चलता है। जो बातें मैं जो बातें मैं यहाँ पर
लिखता रहता हूँ, उन बातों को आप अलग से अपने पास नोटबुक में कॉपी कर लिया करें, ठीक है। मेरे लाइव सेशंस की अहमियत इसीलिए ज्यादा होती है, बच्चा इसीलिए आता है कि जो मेरे रिकॉर्डेड सेशन है, मैं मुझसे आप ये टॉपिक 20 दफा पढ़ लीजिए, मैं 20 नई बातें बताऊंगा। इसलिए कहता हूँ कि मेरे लाइव सेशन में आया करो। अगर रिकॉर्डेड ही चाहिए तो वो 200 पड़े हुए मेरे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अब जो मेरे लाइव सेशन हो रहे हैं, दे आर नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। लेकिन वही कंटेंट जो मैंने पढ़ाना है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, अपलोड हुआ है। लेकिन नॉलेज नेवर एंड्स बेटा, नॉलेज तो कहीं खत्म नहीं होती ना। स्टाइल ऑफ टीचिंग तो एक सा नहीं रहता, वो बदलता रहता है मेरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। आज से पहले कभी जिंदगी में ऐसे नहीं लिखा जैसे आज लिखा है। ढूंढ लो मेरे 3 साल के लेक्चर्स में, ठीक है। सुबह में भी नहीं लिखा होगा, रात में भी नहीं लिखूंगा, रात में एक और स्टाइल होगा, टॉपिक यही चल रहा होगा। मैंने एडवर्ब ही समझाया था सुबह में भी। मौजूद था कोई सुबह में? Was somebody present in Yes, sir. the? मैंने ऐसे No, पढ़ाया sir. था रात या सुबह में? पढ़ाया तो यही था, लेकिन ऐसे पढ़ाया था? है भाई? यस सर, इसी तरह पढ़ाया था। अच्छा, चलो, समझ आ गया आपको। एडवर्ब, एडवर्ब वर्ड की मीनिंग्स को क्वालिफाई करता है, वर्ड के मीनिंग्स के बारे में हमें ज्यादा बताता है। अच्छा, क्या एडवर्ब की लोकेशन, अब आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उड़ने वाला है। अब अगर हम इसकी लोकेशंस को बदल दें, हम वर्ब की हम एडवर्ब की लोकेशन को बदलने जा रहे हैं। आइए एवरीडे को शुरू में ले आइए। अगर एवरीडे शुरू में आ जाएगा तो सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडवर्ब बदलने से मीनिंग्स में फर्क पड़ता है, एडवर्ब की जगह बदलने से मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Sarasip teaches us every day. Every day Sarasip teaches us. Sarasip every day teaches us. आ गई बात समझ? Sometimes she calls me. She calls me sometimes. She sometimes calls me. Sometimes को शुरू में ले आइए, आखिर में ले जाइए, वर्ब से पहले ले आइए। यूजुअली को जुमले देखें, यूजुअली को जुमले के शुरू में ले आइए, आखिर में ले आइए, वर्ब से पहले ले आइए। He usually plays cricket. Usually he plays cricket. He plays cricket usually. Yesterday, I called Sarah. I called Sarah yesterday. I yesterday called Sarah. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी लोकेशन को ना बदले तो बेहतर है। देखिए, he never buys और he always disturbs us। इनकी लोकेशन को ना बदला जाए तो बेहतर है। कभी सुना है आपने he buys cell phone never, he disturbs us always? कभी ऐसा सुना है? कभी नहीं। तो बेहतर होगा कि आप इस तरह से कभी ना बोले। हाँ, कभी कभार ऐसा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको नेवर और ऑलवेज शुरू में नजर आ जाएगा। नेवर कॉल मी अगेन, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली। जिसमें जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, देखें, वरना हकीकत में सब्जेक्ट वहां पे भी होता है। तो नेवर कॉल मी अगेन, ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि नेवर और ऑलवेज से जुमला स्टार्ट हो गया है, जबकि हकीकत ये नहीं। सारा कॉल्स मी ऑन संडे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे। एक अपने पास पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहां आप लोगों की गलतियां रहती है। जैसे लास्ट है, जैसे एवरी संडे है, जैसे नेक्स्ट है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट संडे कर ले, एवरी संडे कर ले, लास्ट संडे कर ले। लास्ट संडे, अब संडे की जगह जनवरी भी आ सकता है, एवरी जनवरी। अभी हम संडे लिख रहे हैं, एवरी संडे, नेक्स्ट संडे। एक दफा आइसक्रीम की दुकान पे गए हम, नई 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 पहली दफा गए थे शायद, या शादी के बाद की बात है, वरना पहले कहाँ हम इतना घूमना फिरना होता था। शादी के बाद ही बेगम को हर जगह लेके गए। तो वहां उसने कहा भाई, मैंने कहा भाई आइसक्रीम दे दो। आपने आजकल तो अब बड़ा कॉमन हो गया है,
सोशल मीडिया का दौर है, अब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स खुल गए, हर जगह थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा आ गई है, हमने भी इंग्लिश सीख ली। तो वहां पर जो है ना, हमने देखा कि वो एक और चीज थी, तस्वीर बनी थी। मैंने कहा भाई ये क्या है? क्या कहा सर ये संडे। अच्छा मैंने ये सुना ये संडे को मिलता। मैं कहा अच्छा तो फिर संडे को आएंगे तो मिलेगा? तो वो भाई शक्ल देख रहा है, कह रहा जी सर। मैं मतलब संडे के अलावा नहीं मिलेगा? संडे के अलावा आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। मैंने कहा आइसक्रीम तो पता है मुझे, आइसक्रीम मिल जाएगी। तो मैं कहा संडे सैटरडे को आए तो संडे नहीं मिलेगा? तो संडे आपने देखा होगा, संडे इज ऑल्सो अ फ्लेवर ऑफ एन आइसक्रीम। तो उस वक्त हमें पता ही नहीं था कि संडे क्या होता है। तो अब तो खैर दुनिया में बड़ा कॉमन हो गया संडे। तो ये वाला जो संडे ये आपका इतवार है। तो लास्ट संडे, एवरी संडे, नेक्स्ट संडे। कभी आप किसी आइसक्रीम की अच्छी दुकान पे आइएगा तो वहां लिखा होगा संडे, ठीक है? तो वो संडे ये वाला नहीं होता। तो लास्ट संडे, एवरी संडे, नेक्स्ट संडे, इससे पहले ऑन नहीं लगता। वैसे तो आप संडे से पहले ऑन लगाते हैं, ऑन संडे, शी कॉल्स मी ऑन संडे। लेकिन अगर आपने ये कह दिया शी कॉल्स मी एवरी संडे, तो अब एवरी से पहले आप ऑन लगा नहीं लगा सकते, जायज नहीं है। अक्सर मैंने देखा है लोग लगा देते हैं ऑन एवरी संडे, ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन लास्ट संडे। लास्ट संडे आ गया, नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड, सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे। आ गई बात समझ? ठीक है। मेरा आपसे एक सवाल है, जवाब दीजिएगा। क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? Is it possible to make a sentence without an adverb? Is it possible to make a sentence without an object? Yes or no? विदाउट एडवर्ब तो बन सकता है। Or without an object? Yes, sir. Yes. सोचने वाली बात है ही नहीं, दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत है ही नहीं। देखो आपके सामने ये Object बन सकता है। दोनों फॉर्मेशन आपके सामने देखिए। It is possible, it is possible to make a sentence without an adverb. एडवर्ब के बगैर आप जुमला बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनेगा देख लीजिए। ऑब्जेक्ट के बगैर कैसे बनेगा देख लीजिए। देखिए, सोनिया प्लेज क्रिकेट, नो एडवर्ब। सारा ड्रिंक पेप्सी, नो एडवर्ब। दे ड्राइव अ कार, आई ईट फूड, शी राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। It means that it is possible to make a sentence without an adverb. Yes. Is it possible to make a sentence without an object? क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। किसने रोका है हमें? हम बिल्कुल बना सकते हैं, बना दिया है आपने। She talks, she taught, she teaches, I understand, birds fly, she knows, she works. It is possible to make a sentence without an adverb. It is possible to make a sentence without an object. मेरा आपसे एक और सवाल है जनरल नॉलेज का। क्या हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं? Is it possible to make a sentence without Subject. without subject? Is it possible? बना सकते हैं? नो सर, आई नहीं डोंट बना थिंक सकते। सो। आपने कहा नहीं बना सकते, आइए मैं आपकी गुनाहगार आंखों को कुछ चीजें दिखाता हूँ। अब देखिए, क्या अब आप कह सकते हैं हाँ भाई बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बताइए। इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए और फैसला कीजिए कि इज इट पॉसिबल,
Is it possible? Is it possible to make sentence without subject? क्या आपको इसमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? No. नहीं दे रहा। Call Sarah, सही तो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। Kill her right now, open the door now, don't call him tonight। तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि हम बना सकते हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। किसी और के पास कोई बात? अच्छा देखिए, एक और देखिए, यहाँ पे भी अब एडवर्ब को भी गिरा दिया। वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यस, अब आप सोच रही है कि हो क्या होगा, तो जानने के लिए कल की एपिसोड देखिएगा कि क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है या नहीं। हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और जगह पर, फिर आपको शायद कुछ बातें याद आ जाए। सेंटेंस फॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में आता है काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। याद करें, आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, असर्टिव, याद आ रहा है? असर्टिव, असर्टिव बेसिकली ये होता था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें शामिल है। फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में अब आ रहा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब इकरारिया जुमले, याद आ रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर आपकी जिंदगी में आया नेगेटिव सेंटेंस। फिर आपकी जिंदगी में आए यस नो क्वेश्चंस, जिसको आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन के बाद आपके पास आए क्वेश्चन विद WH वर्ड्स, WH आ गया। अब उसके बाद अब आ रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और फिर याद करें आपने एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबको याद आई बचपन की बातें, स्कूल लाइफ में पढ़ी, ठीक है? अच्छा, लोग कहते हैं मुझसे आप बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं, तो बेटा ये जीरो लेवल पर ही चल रहा हूं मैं, अभी भी वन पर नहीं आया हूं मैं, जीरो लेवल पर की बातें हैं ये, ठीक है? अच्छा, आप देखिए मैं जुमला लिख रहा हूं, ही राइट्स अ लेटर। whenever you write an affirmative sentence, you normally use full stop and you start your sentence with a capital letter। याद आई बचपन की बातें? He doesn't write a letter। Whenever you make a negative sentence, it ends on full stop। He doesn't write a letter। आखिर में क्या आएगा? full stop। ये तमीज हमको बचपन में सिखाई गई थी, उम्मीद है अभी भी याद होगी। does he write a letter? क्या कोई letter। ऐसा तो नहीं है जिसको इस बात की भी तमीज नहीं है कि यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए या क्वेश्चन मार्क आना चाहिए? अच्छा आएगा, हमें नहीं पता। ये बातें पता है, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों की कितनी नॉलेज है, ठीक है? मैं आप लोगों को ये बात सारी बातें याद करवा दूंगा जो आपने स्कूल लाइफ में पढ़ी है, और जितनी आपकी नॉलेज है वो सब मैं रिफ्रेश कर दूंगा 1 से 2 हफ्तों में, और आपकी नॉलेज खत्म भी हो जाएगी, और जहां आपकी नॉलेज खत्म होगी वहां से मेरी स्टार्ट होगी। तो अभी मैं आपकी नॉलेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अपना कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ये जीरो लेवल पे चल रहा हूँ। जो बातें आपको पता है, हो सकता है आप इस उम्र में आके भूल गई हो, 35 क्रॉस हो गया है,
तो होता है, इंसान भूलने लगता है। तो इंशाल्लाह सारी चीजें याद आ जाएगी। हेल्प मी, नहीं सर मैं 35 की नहीं हूँ, 40 की होगी, चलो दिल पे ना लो। हेल्प मी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, फुल स्टॉप आ गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस याद आ रहा है आपको? हाय अल्लाह, अलास, वो फेल हो गया, अलास ही हैज फेल्ड, याद आया? आगे आखिर में फुल स्टॉप। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, आप कराची के सिग्नल्स पे चले जाए, आपको ऐसी दुआएं मिलना शुरू हो जाएगी। Yes, sir. मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, दे दे ना बुढ़े, मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, ला बुढ़े दे दे, दे दे अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे, देता क्यों दिया भाई? ठीक है चल, चल बुल्ला खुश रहे, जा जा, खुश रहे जवान, खुश रहे। ये कराची के डायलॉग्स हैं सिग्नल्स के ऊपर। ऑप्टेटिव सेंटेंस लिख ले, दुआइया जुमले, और ये बे से ही स्टार्ट होते हैं, बे अल्लाह, अलास, कुर्रा, याद आ गया, सारी चीजें रिफ्रेश करा दी। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस याद आ चुकी है आप लोगों को, मुबारक हो। अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन भी आपके पास, क्वेश्चन में WH वर्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब आइए, वो चीज यहाँ पर आपकी नॉलेज खत्म हो गई है। अब वो चीज जो आपको नहीं पढ़ाई गई है, वो चीज जो आपको नहीं पढ़ाई गई है, इसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ आ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। मैंने दोनों ही चीजें लिखी पढ़ी देखी है। कुछ लोग फॉर्म ऑफ सेंटेंस कहते हैं, कुछ लोग इसको भी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं, कुछ लोग इसको वैरायटी ऑफ सेंटेंस कहते हैं, कुछ लोग इसको वेरिएशन इन सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, आपके पास जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस का मतलब आप लोग समझ गए, इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, और यही हमारी नॉलेज है। हमें सिंपल सेंटेंसेस से आगे लेकर चला ही नहीं गया। याद करें, शायद, मुझे नहीं लगता यहाँ पर 2 या 4 बच्चों से ज्यादा कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके स्कूल में ये पढ़ाया था कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमें नहीं पढ़ा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस याद आ रहा है किसी को कुछ? No, सेम sir. सर, हमें भी नहीं पढ़ाया। नहीं, मुझे भी नहीं पढ़ाया, अल्लाह की कसम। ये लैंग्वेज क्लास में जाके पढ़ा हमने, ये नहीं पढ़ाया। और यही सबसे, देखिए यही से बात खराब हो गई। हम कहते ना हमारी लैंग्वेज का कोई स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, तो भाई हमें तो लिखना यूं सिखाया गया है। देखें, ही राइट्स अ लेटर, बस, ही राइट्स अ लेटर। हमें तो ये सिंपल सेंटेंसेस सिखाए गए, ठीक है ना? ये सिखाए। अब हमें पता ही नहीं कंपाउंड लेटर क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस, देखिए, ही राइट्स अ लेटर, he sends a letter every Sunday, ठीक है बेटा? संडे का एस कैपिटल। अब क्या इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को आप जोड़ सकते हैं? जब यस आप सर। 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो कुछ चीजें कॉमन हो जाती है। जैसे ही कॉमन हो गया, हमने एक दफा लिखा, राइट्स अ लेटर, अब हमने बीच में क्या लगा दिया? एंड। सेंड्स एवरी, और मैं सेंड्स के बाद इट लगा सकता हूं, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा मैं लेटर को।
ये मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया, एवरी सेंटेंस। ये मैंने कौन सा सेंटेंस लिख दिया बेटा? कंपाउंड। कंपाउंड। बस अब मैंने आपसे कहा ना हमारा कंजंक्शन नहीं है हमारे पास। देखिए ना, जब हमें कंजंक्शन की नॉलेज ही नहीं दी है, हमें कंजंक्शन ही नहीं पढ़ाए, तो हम कैसे इस बात को एक्सपेक्ट कर ले कि हमारा बच्चा दो जुमले जोड़ेगा? यस दो जुमले जोड़ते ही नहीं है। जब आप अपनी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं तो आप इन सारी चीजों को ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देंगे। भाई अगर मैं कंजंक्शन बढ़ा दूं तो बताओ क्या होगा? मुझे बता दो क्या होगा अगर मैंने कंजंक्शन बढ़ा दिया? तुम लोग जुमले जोड़ना शुरू कर दोगे। सिंपल सेंटेंसेस आते लेकिन जोड़ना नहीं आते, तो जोड़ते किससे? कंजंक्शन की मदद से। ओ आई सी। अच्छा 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 अच्छा। सर कॉम्प्लेक्स बता दें। अब कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स के अंदर अब देखिए, थोड़ा सा और गहराई में जा रहा हूँ, 3 मिनट है, मुझे मुझे मौका मिल गया आप लोगों से बात करने में। थोड़ा सा हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाता है कभी कभार, इफ ही राइट्स अ लेटर। क्या ये जुमला मुकम्मल है? नो सर। अच्छा, आई विल टेल हिम द रियलिटी। क्या ये जुमला आपको मुकम्मल महसूस होता है? आई विल टेल हिम द रियलिटी नहीं। मुकम्मल है बेटा। आई विल टेल हिम द रियलिटी में तो मुकम्मल आई विल टेल हिम द रियलिटी। मैं उसको सच्चाई मुझे बता हकीकत दूंगा। के बारे में बताऊंगा। अच्छा, मैं इसमें से कॉमा हटा देता हूँ। इफ ही राइट्स अ लेटर, अब आपको ये जुमला अधूरा लग रहा है, सर ये अधूरी मीनिंग्स दे रहा है, और ये कहलाता है इन ये कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहलाता है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान है, हम है डिपेंडेंट। हम तो अभी भी गुलाम ही है, हम तो अभी भी गुलाम। इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो अकेले आ सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो एक क्लॉज का मोहताज होता है, आगे आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे अब मैं इसको जुमले को मुकम्मल करूंगा तो फिर जाकर मेरा सेंटेंस बनेगा, इफ ही राइट्स अ लेटर। अब बताइए मैं क्या करूंगा? आगे क्या लिखूंगा? आई विल टेल हिम द रियलिटी। और ये बन गया आपका सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस। कितनी आसान बात थी, जो हमें जिंदगी में किसी ने नहीं सिखाई। कॉम्प्लेक्स चलो। सेंटेंस समझ आई? बात समझ? अब आप यस सोचो यस सर। सर। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होगा? मुझे पहले आप लोग खुद बता दें कि कंपाउंड सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर और आसान जबान में लिख दूं, आप लोग याद रखेंगे। सिंपल प्लस सिंपल, सिंपल प्लस दो सिंपल। डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट शायद होता सिंपल है। सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस दो सिंपल को जोड़ दिया तो कंपाउंड बन गया। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनता है ये देखो। तमाम बच्चों की भरपूर तवज्जो, आखिरी बात फिर मैं साइशा आपको ज्वाइन कर लेगी। इफ ही राइट्स अ लेटर, आई विल टेल हिम द रियलिटी एंड ही विल लीव दिस जॉब। मैंने क्या किया आगे? मैंने क्या किया आगे? बस क्या किया? दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया आगे, तो ये क्या बन गया? गॉट इट सर। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्या मुश्किल था ये? थैंक यू यस सर। सर। इजी था इतनी सर। आसान बात थी जो हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई। अगर ये सिखा देते तो यार हमारी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाता। और मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है या लिखता है, याद रखें वो अपनी स्पोकन इंग्लिश में कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करता है।
आ रही है बात समझ? कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर इंशाल्लाह एक बहुत तफसीली लेक्चर भी रखेंगे। इसके ऊपर नोट्स भी मेरे कंपाइल्ड हुए हुए हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे आने वाली क्लासेस में। मिस आयशा ने आपको ज्वाइन कर लिया है। सुबह में आपकी मुलाकात हुई थी मिस मारिया से, ठीक है ना? सुबह में, अच्छा आप देखें अभी इस वक्त 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। सुबह में पार्टिसिपेंट्स कम थे। अगर आप सुबह में आएंगे तो आपको डिस्कशन का सेशन का ज्यादा मौका मिलेगा। अभी 20 है, रात में ये 40 होंगे। तो हमने रात में भी आपकी 2 स्पोकन डिस्कशन टीचर्स रखी हुई है। आपको जो हमने टीचर अलॉट की है वो मिस तबस्सुम है, ठीक है? तो आपकी 3 डिस्कशन टीचर्स है, याद रखिएगा उनका नाम। सुबह में आपको मिलेंगी मिस मारिया, ठीक है? सुबह में मिस आयशा भी होती है, लेकिन आपको मिलेगी मिस मारिया। दोपहर में आपको मिलेगी मिस आयशा, ठीक है? और रात में मिलेंगी आपको मिस तबस्सुम। याद रखिए रात में मिस आफिया भी होती है, कभी कभार वो भी टकरा सकती है आपको। याद रखिएगा दोपहर में हमारे पास मिस परी भी होती है, वो भी आपको कभी टकरा सकते हैं। तो ये 5 टीचर्स हमारे डिस्कशन टीचर्स हैं, तो आपको 5 में से किसी से भी मुलाकात हो सकती है। और सुबह में मिस आयशा भी होती है। तो ये हर टीचर का एक बैकअप भी होता है, और हम चाहते हैं कि क्लास को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एक क्लास में 20 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स एक्सीड ना हो। अभी मैं अगर आपको दूसरे बैच के साथ मर्ज कर देता तो अभी तकरीबन आप इस क्लास में बैठे होते 35 बच्चे। तो मेरी कोशिश ये होती है बस 20 क्रॉस ना हो। और मैंने आपको बता दिया सुबह में रश कम है डिस्कशन में, तो आप सुबह में भी डिस्कशन क्लास लें तो आपको एक अच्छा बोलने का मौका मिलेगा। और मेरी क्लास में आपको इतना इंटरेक्टिव सेशन नहीं होता होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज लर्निंग, ठीक है? तो मिस आयशा ने ज्वाइन कर लिया आपको, एंड ओवर टू मिस आयशा प्लीज। मिस आयशा, यू मे कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।